सभी साथियों को जोहार। आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 पर चर्चा करेंगे, जिसकी विस्तृत जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे कि NEP 2020 है क्या, ये कैसे काम कर रही है और इसमें स्ट्रक्चर जो बदला है कैसे बदला है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे आप हमारे डिस्प्ले सेक्शन में देख पा रहे हैं, ये 5+3+3+4 के पैटर्न पर काम कर रही है और इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चाएँ करेंगे। और जिस प्रकार ये देख पा रहे हैं, ये विद्यालय का दृश्य है और इस प्रकार ये कुछ अभियान भी चले हुए हैं, निपुण भारत मिशन, उनके बारे में भी हम लोग विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही कुछ बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ प्लेवे मेथड में यानी खेल आधारित शिक्षण पद्धति का उपयोग किया जा रहा है, ये कैसे है क्या है, इनके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम को जैसे आप हमारे इसमें देख पा रहे हैं वीडियो में, ठीक है, तो ये सब कैसे काम कर रही है नई शिक्षा नीति के तहत। अभी शिक्षकों का प्रशिक्षण भी चल रहा है और साथ साथ ये बच्चों को एक आनंददायी कक्षा के रूप में आप देख पा रहे हैं। सभी एक्टिविटी बेस्ड यानी विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से सीख पा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल का नाम है, जैसे देख पा रहे हैं, माय ड्रीम डेस्टिनी। इसके अलावा हमारा एक ऐप है, सारना इंस्टीट्यूट ऐप, आप वहाँ प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें भी हमारे सारे जानकारियाँ दी गई है चैटेट के लिए और स्पेशल डिस्काउंट ऑफर अभी चल रहा है, आप उसमें कर सकते हैं। 1500 रुपये में 1 to 5 या 6 to 8 की तैयारी कर सकते हैं। और एक क्लासरूम का दृश्य आपको दिखाया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि नई शिक्षा नीति है क्या। नई शिक्षा नीति ये भारत सरकार की नवीन शिक्षा नीति है, जिसे 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि 21वीं सदी में जो हमारी आवश्यकता है उसका अनुरूप नई शिक्षा पद्धति में बदलाव करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सभी के लिए समान अवसर, कौशल विकास, इसके साथ साथ रोजगारोन्मुखी शिक्षा, यानी शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो रोजगार हमें दे, साथ ही नवाचार और अनुसंधान, एक नया इनोवेटिव चीज़ होना चाहिए, यानी एक कुछ नया हम लोग करें अलग से, साथ ही अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए है और एक आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में एक सबसे महत्वपूर्ण सशक्त कदम है। साथ ही हम चाहते हैं कि हमारी जो शिक्षा नीति है ये वैश्विक स्तर पर बने, यानी हम ग्लोबल स्तर पर हमारी शिक्षा नीतियों को आगे बढ़ाने में मदद करें। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? पुरानी जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी 10+2 शिक्षा पद्धति, इसमें बहुत सारी खामियाँ थी, ठीक है, जिसमें रटने पर अधिक जोर दिया जाता था। इसके साथ साथ इसमें व्यवहारिक ज्ञान की कमी थी, इसके साथ ही कौशल विकास का अभाव था, विषय में लचीलापन नहीं था और रोजगार से कम लोगों को जोड़ा गया था। साथ ही जो प्रारंभिक शिक्षाएं थी, जिसको बालवाड़ी या आंगनवाड़ी, उसमें उपेक्षाएं की गई थी काफ़ी ज़्यादा, जिसके कारण सरकार को लगा कि कुछ नया बदलाव होना चाहिए और ये बदलाव किया गया। और इन सारी कमियों को दूर करने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 लाई गई। और इसके बारे में जैसे हमारे इसके आगे हम लोग जान रहे हैं कि इसके सिद्धांत क्या है। मूल सिद्धांत में अगर हम बात करेंगे तो पहला सिद्धांत है इक्विलिटी, समानता। इसके अलावा आता है इंक्लूजन, यानी समावेशिता, यानी समावेशी शिक्षा, सभी लोगों को साथ में लेके, सभी वर्गों को, सभी प्रकार के बच्चों को। साथ ही इसमें हम क्वालिटी का एजुकेशन देंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, सभी को सुलभ कराएंगे, चाहे जितने सारे रिमोट एरियाज में है, दूर दराज के क्षेत्रों में, वहाँ तक हम अपनी पहुँच को बनाएंगे। और सबसे सस्ता शिक्षा हम देंगे, किफ़ायती शिक्षा। इसके अलावा जो हम शिक्षा देंगे उसके प्रति भी हमारी जवाबदेही बनेगी, ताकि हम जिसको शिक्षण कर रहे हैं या हम जो अधिगम कर रहे हैं, ये हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है, बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, मतलब बहुआयामी बोल सकते हैं कि बहुत प्रकार के जो एजुकेशन सिस्टम है, अलग अलग परिवेश में, अलग अलग भाषाओं के माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यानी हम लर्निंग बाय डूइंग को ही आगे बढ़ा रहे हैं और हम नई चीज़ों को सीखेंगे, नई चीज़ों को जानकारी प्राप्त करेंगे। नई संरचना 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में, जैसे आप जानते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले क्या था और अभी क्या है। हम लोग जैसे जानते हैं कि पुरानी शिक्षा पद्धति 10+2 के आधार पर थी और अभी शिक्षा प्रणाली में बदलाव आया है। अभी जो 5+3+3+4 के पैटर्न में भी चल रहा है। तो जो आंगनबाड़ी या बालवाड़ी है, ठीक है, ये जो 3 साल की शिक्षा प्रणाली है, ये जिसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है। फाउंडेशन स्टेज में जैसे 3 साल आंगनबाड़ी या बालवाड़ी का है और 2 साल ये, यानी 3+2 5 ईयर्स हो रहा है।
तो 3 इयर्स, पहला 3 इयर्स में बच्चे 3 साल की उम्र में ही हमारे विद्यालय में आ जाएंगे। जो आंगनबाड़ी में जाते थे वे बच्चे विद्यालय में आ जाएंगे, ठीक है, 3 से 6 साल। और 6 साल में उनको वही जो पहले था क्लास 1 में एंट्री मिलेगा, यानी 6 to 8, इधर 3 + 2, 3 साल आंगनबाड़ी वाला और 2 साल क्लास 1 और क्लास 2 वाला, यानी टोटल 5 इयर्स वाला। ये हो गया हमारा फाउंडेशनल स्टेज। इसके बाद हमारा हो रहा कि प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज में कैसे करेंगे, पहले हम जानते हैं फाउंडेशन स्टेज में हम कैसे करेंगे। मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी बच्चों को सभी प्रकार के एक्टिविटी आधारित शिक्षण अधिगम, मतलब विभिन्न प्रकार के खेल आधारित शिक्षा के द्वारा हम बच्चों को शिक्षित करेंगे, उनको नया नया ज्ञान देंगे। और फिर अगला जो 3 साल है हमारा, यानी जिसमें क्लास 3 में एंट्री करेंगे बच्चे, क्लास 3, 4, 5, और ये एज ग्रुप होता है 8 से 11। ये बच्चे खेल के माध्यम से तो सीखेंगे, साथ में कुछ खोज पद्धति का उपयोग करेंगे, डिस्कवरी लर्निंग या बहुत विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से क्लासरूम में सीखेंगे। और इसके बाद है हमारा जो 3 इयर्स अगला, जो 6, 7, 8 में आएगा, जो एज ग्रुप 11 और 14 के लिए है। ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है। बच्चे एक्सपेरिमेंट करके सीखेंगे, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान या मानविकी के अन्य विषयों को सीखेंगे। और अंतिम जो है सेकेंडरी स्टेज है, जो क्लास 9, 10, 11, 12, 4 साल का है, जो 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है। ये बहुआयामी कक्षा है, अपने हिसाब से बच्चे इसमें सीख सकते हैं। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी किया गया है। इसके अलावा बच्चे अपने हिसाब से सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। जिसकी संगीत में रुचि है तो संगीत रख सकता है, जिसमें आर्ट में रुचि है आर्ट रख सकता है। तो एक नया एकेडमिक स्ट्रक्चर डाला गया है। तो हमें स्ट्रक्चर के साथ साथ हमें याद रखना है कि 4 विभिन्न स्टेजों के बारे में है, फिर फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, ये 4 स्टेज है। और इसमें कितने कितने हैं, 5+3+3+4। एज ग्रुप भी आपको दिमाग में याद रखना है, क्योंकि एज ग्रुप काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो फाउंडेशनल स्टेज है, ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज में हम बात करेंगे कि प्री स्कूल है। इसमें एक्टिविटी और टूर में फोकस करेंगे, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चे सीखेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा क्लास 1 और क्लास 2 में मैथमेटिक्स और कंप्यूटेशनल थिंकिंग को हम लोग बढ़ाएंगे, लॉजिकल थिंकिंग, यानी बच्चों में एक सोचने की क्षमता को बढ़ाएंगे। इसके अलावा मातृभाषा में शिक्षण पद्धति को सबसे ज़्यादा इसे महत्व दिया गया है। इसमें इंडोर और आउटडोर जो प्ले है, मतलब क्लासरूम के अंदर में, क्लासरूम से बाहर में, ठीक है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से, खेल के माध्यम से, पजल के माध्यम से, ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ड्राइंग, पेंटिंग के आधारित शिक्षा प्रणाली को हम लोग अपनाएंगे। अब हम बात करते हैं कि फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, ठीक है। ये सब जो फाउंडेशनल स्टेज है, फाउंडेशनल स्टेज में मातृभाषा या स्थानीय भाषा पे ज़्यादा जोर दिया गया है। स्थानीय भाषा या मातृभाषा के आधार पर शिक्षण सबसे महत्वपूर्ण है और खेल के आधारित है। इसके अलावा मातृभाषा से बच्चे सीखेंगे जल्दी, बहुत जल्दी सीखते हैं। फिर बाद में हम अन्य भाषाओं पर भी जोर देंगे, ठीक है। फिर अगला है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बारे में जैसे हम लोग भी थोड़ा देर पहले जाने कि अलग अलग है, जैसे खेल आधारित शिक्षा कब है, तो इससे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछ लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि फाउंडेशन स्टेज जो 3 से 8 वर्ष का है, ये NAP का पहला सबसे महत्वपूर्ण चरण माना गया है। इसमें खेल आधारित शिक्षा है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, खोज आधारित शिक्षा है, या टॉय यानी मतलब खिलौने के आधारित पर शिक्षा है। इसके अलावा बच्चों को स्टोरी सुना के हम सिखाते हैं। आर्ट एंड बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, यानी ये हो गया हमारा फाउंडेशन स्टेज में। अब हम बात करते हैं इसमें जो इसका उद्देश्य क्या है। हमें फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी यानी FLAN कार्यक्रम को प्राप्त करना है, जो एक निपुण भारत का हिस्सा है। FLAN का प्रमुख उद्देश्य है कि क्लास 3 तक सभी बच्चे पढ़ सके, लिख सके, गणना कर सके, ठीक है। और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारे भारत भर में एक कार्यक्रम चलाया गया है, जिसका नाम रखा गया निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन के तहत पूरे भारत भर में सारे बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। अगला है प्रिपरेटरी स्टेज, जो क्लास 3 से 5 तक है। इस स्टेज में बच्चे भाषा, गणित, EVS, कला, ठीक है, इन चीज़ों को सीखेंगे, जो गतिविधि आधारित शिक्षण पर विशेष रूप से बल दिया गया है। मिडिल स्टेज में बच्चे सीखेंगे, जो मिडिल स्टेज जो है क्लास 6 to 8, जिसमें नई बातों को समावेश करेंगे, जिसमें कोडिंग है, यानी कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग है। कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के कोडिंग का उपयोग करेंगे। जगह जगह दूसरे जगह में जाके इंटर्नशिप को सीखेंगे। वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है, जैसे ब्यूटिशियन,
ठीक है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, इसमें भी जोर दिया गया है ताकि बच्चे आगे जाके अपने रोजगार के लिए चीज़ों को कर सकें। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हैं, प्रोजेक्ट वर्क है, और अगर कोई विज्ञान में रुचि रखते हैं विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप के माध्यम से, ठीक है, वैज्ञानिक सोच को विकसित करना है। सेकेंडरी स्टेज में सबसे ज़्यादा परिवर्तन किया गया है क्लास 9 से 12 में। विद्यार्थी अपने रुचि के अनुसार विषय को चुन सकते हैं। कोई बच्चा अगर मान लीजिए म्यूजिक में रुचि रखता है और साइंस में भी रुचि रख सकता है, तो म्यूजिक के साथ फिजिक्स भी रख सकता है। किसी बच्चा को पेंटिंग्स में रुचि है लेकिन गणित में भी रुचि रखता है, तो पेंटिंग के साथ गणित को भी रख सकता है। इसी प्रकार बायोलॉजी के साथ कंप्यूटर साइंस, यानी अब वो समय ख़त्म हो गया है कि आप आर्ट्स के अलग, साइंस के अलग, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से, अपने रुचि के हिसाब से सब्जेक्ट को रख सकते हैं। और इसमें स्पेशली जोर दिया गया है मातृभाषा प्रशिक्षण, चूँकि प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चे अलग अलग क्षेत्रों से रहते हैं। भारत चूँकि हम जानते हैं विविधताओं वाला देश है, तो यहाँ पे बच्चों की अलग अलग मातृभाषाएं होती है, हर 50 किलोमीटर में भाषाएं बदलती है। तो जो प्रारंभिक कक्षाएं हैं, फाउंडेशन स्टेज, जिसमें सभी बच्चों के लिए मातृभाषा का शिक्षण पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। और जैसे आप देख पा रहे हैं, और एक क्लासरूम ऐसा होना चाहिए, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये क्लासरूम काफ़ी ज़्यादा आनंददायक भी होना चाहिए। और देख रहे हैं अलग अलग भाषा, हिंदी, उड़िया, बंगला, तमिल, तेलुगु, सभी भाषाओं पे जोर दिया गया है ताकि बच्चे अपने मातृभाषा में ज्ञान अर्जन कर सकें। ये प्रारंभिक कक्षाओं में है, जहाँ तक संभव हो सके क्लास 5 या अधिक से अधिक क्लास 8 तक में स्थानीय भाषा या मातृभाषा पे, ठीक है, स्थानीय भाषा को ये देना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए, जिससे बच्चे जल्दी सीखते हैं, बेहतर समझते हैं और उनमें आत्मविश्वास की भावना विकसित होती है, साथ ही उसे सोचने की क्षमता का विकास होता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये इसका कहना है एक कौशल आधारित शिक्षा। ये सिर्फ डिग्री नहीं है, बल्कि एक कौशल, हमारे अंदर में एक कौशल विकसित करेगी, जिससे हम अलग अलग चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आर्ट में अच्छा है तो हो सकता है बढ़ई भी बन सकता है, बागवानी काज कर सकता है, बिजली काज कर सकता है, कंप्यूटर काज कर सकते हैं, कृषि काज कर सकते हैं, हस्तशिल्प कर सकते हैं, कोडिंग को, इतने सारी चीज़ों को शिक्षा के साथ जोड़ा गया। जैसे हम लोग गाँव देहात में रहते हैं तो हमारे यहाँ के बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो है कि पढ़ाई लिखाई के बाद कृषि काज करते हैं, तो हम एक नवाचार को बढ़ावा देंगे, यानी किस प्रकार बच्चे कृषि काज को भी एक वैज्ञानिक तरीके से नए ढंग से कर सकें, और साथ ही कुछ नवाचार के माध्यम से कुछ अपने कृषि में भी कुछ अलग उत्कृष्ट योगदान दे सकें, ताकि उनकी इनकम में भी बढ़े और अपना अच्छा जीवन यापन कर सके। ये हमारी शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन में हमारा आता है कि इंटर्नशिप, अगर मान लीजिए कहीं कोई फैक्ट्री वगैरह या कुछ चल रही है तो वहाँ पे हम लोग जाके देखेंगे कि ये कार्य प्रणाली कैसे कर रही है। इसके अलावा स्थानीय जो कारीगर हैं, जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र आसपास में बांस के कारीगर हैं या लकड़ी के कारीगर हैं, तो उनसे भी हम जानकारी प्राप्त करें ये कैसे बनाते हैं, ये वस्तुएं कहाँ बेचते हैं। यानी उद्योग भ्रमण या कौशल प्रशिक्षण क्लास 6 से आरंभ किया गया है, ताकि बच्चे 10 तक आते आते पूरी तरह से एक्सपर्ट हो जाएं। इसके बाद अलावा ये जो है, ये अधिगम है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। कहने का मतलब ये अनुभवात्मक अधिगम है। ये NEP 2020 कहता है कि बच्चा करके सबसे अच्छा सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल को अपनाया गया है। इसके उदाहरण है जैसे प्रयोग करना, मॉडल बनाना, परियोजना बनाना, सर्वेक्षण करना या फील्ड विजिट करके चीज़ों को देखना कि क्या हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर अगल बगल उद्योग धंधे हैं या कुटीर उद्योग हैं, जो भी काम क्रियाकलाप कहीं ना कहीं स्कूल के आसपास में चल ही रहे होंगे, तो उनको जाके बच्चों को विजिट कराना है, देखना है। ये सबसे बड़ा इस शिक्षा प्रणाली की खूबियाँ हैं। अब हम लोग जानते हैं गतिविधि आधारित शिक्षण में शिक्षक को चाहिए कि वे समूह में कार्य करें, बच्चों को ग्रुप के हिसाब से बच्चों को शिक्षित करें, खेल के हिसाब से चार्ट मॉडल का प्रयोग करें और स्थानीय वस्तुओं को उपयोग करना चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते आपको बच्चों को गतिविधियों में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना चाहिए। इसके अलावा आर्ट को एक इंटीग्रेटेड लर्निंग में डाला गया है, जैसे कला में चित्रकला, संगीत, नृत्य, नाटक, हस्तकला बच्चों को अभी अनिवार्य कर दिया गया है। इस सीखना जरूरी है, एक हमारे जीवन का हिस्सा है, जिससे हमारे ऊपर अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ती है, एक्सपोजर मिलता है और इन फ्यूचर में इन चीज़ों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। और ये शिक्षा खेल आधारित शिक्षा, जिससे खेल के माध्यम से सीखते हैं भाषा को, गणित को, विज्ञान को या सामाजिक कौशल को, ये सीखने पर बल दिया है। कभी कभी होता है गणित हमें बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है, विज्ञान हमें हार्ड लगती है, लेकिन जब हम खेल आधारित शिक्षा प्रणाली से सीखते हैं तो ये धीरे धीरे सारी चीज़ें हमें आसान लगने लगती है। तो अब मूल्यांकन प्रणाली अब वार्षिक परीक्षा नहीं रह गई है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है। पहले हम लोग जैसे FA, SA ये सब तो है ही। इसके अलावा हमारा जो है ये 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड रखा गया। 360 प्रोग्रेस कार्ड का मतलब है कि हर स्टेप में लर्निंग है, हर डे हम बच्चों का असेसमेंट करेंगे और जानेंगे कि बच्चे कितने सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं। इसलिए 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड को अपनाया गया है।
और इसमें शिक्षक की भूमिका है कि NEP 2020 के तहत एक फैसिलिटेटर है, ठीक है, एक परामर्शदाता है, मेंटर है, गाइड है, मोटिवेटर है, इनोवेटर, यानी बच्चों को शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, उनको आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, उनको नई नई जानकारियाँ देंगे। इन शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। वे केवल व्याख्याता नहीं है, जैसे हम पहले वाली शिक्षा पद्धति में हम लोग क्या करते थे कि सिर्फ एक पुस्तकें पढ़ा दी है लेकिन उसका प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं हो पाया। अभी सिर्फ पुस्तकों के साथ ही नहीं बल्कि वास्तविक दुनिया से हमको जोड़ना है। अगर हम औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उद्योग कहाँ कहाँ है अगल बगल, उन क्षेत्रों में जाके विजिट करा के बच्चों को भी सिखाना है। अब आते हैं डिजिटल शिक्षा। चूँकि अभी डिजिटल दुनिया है तो हमारे पास स्मार्टफोन वगैरह है, तो हमारे क्लासरूम भी बदल रहे हैं, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम आ गया, दीक्षा पोर्टल के माध्यम से, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, या डिजिटल पोर्टल के माध्यम से, या कंटेंट के माध्यम से, या वर्चुअल लैब के माध्यम से बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी देंगे। जैसे मान लीजिए हम इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो इतिहास पढ़ाना है तो बच्चों को नहीं पता चलता है कि यूरोप कहाँ है, यूरोप में किस पर औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो हम जब वीडियो के माध्यम से या डिजिटल कंटेंट के माध्यम से, कंटेंट के माध्यम से बताते हैं तो एक नई अवधारणा विकसित होती है, बच्चे ज़्यादा अच्छा से सीखते हैं। आते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मतलब सभी बच्चों को समान अवसर मिलना चाहिए, यानी वैसे बच्चे जो दिव्यांग हैं, बालिका हैं, या अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, या आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन बच्चों को भी शामिल करना है। सभी बच्चों को बिना किसी प्रकार का भेदभाव किए हुए, ठीक है, सभी बच्चों को एक ही साथ एक ही क्लासरूम में लर्निंग करना है, टीचिंग करना है। ये सबसे बड़ी विशेषता इस बार का समावेशी शिक्षा में, यानी किसी भी प्रकार का बिना भेदभाव के बच्चों को उचित शिक्षा देना ताकि वे रोजगार के लिए आगे बढ़ सकें। और ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजिटल लिटरेसी, इन सब चीज़ों पे जोर दिया गया है। यानी एक नई अवधारणात्मक सोच, आपके अंदर में नवाचार, आपके अंदर में कितना सारा आप कैसे काम करते हैं, कैसे संप्रेषण करते हैं, कैसे लोगों से वार्तालाप करते हैं, सारे कौशल हैं। ताकि अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मार्केट बहुत अच्छा बोलता है तो मार्केटिंग लाइन में बहुत अच्छा कर सकता है, जिससे कि किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी और वो बच्चा आगे बढ़ के, ठीक है, अच्छा एक बिजनेसमैन भी शामिल हो सकता है। अब हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए NEP 2020 का क्या क्या महत्व है। शिक्षकों के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ है कि बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को अपनाएंगे, इसके साथ साथ गतिविधि आधारित कक्षा को चलाएंगे जिसमें विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। स्थानीय संसाधन का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, ICT का प्रयोग करेंगे, सभी बच्चों के लिए समान अवसर देंगे। और अब बच्चों को रटने के बजाय समझ पर आधारित शिक्षा को हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। तो अब हम बात करते हैं कि जेटेट में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्या क्या बिंदुएं हो सकते हैं। जैसे NEP 2020 कब लागू किया गया? 29 जुलाई 2020 को। पुरानी शिक्षा पद्धति 1986 की जो शिक्षा पद्धति थी, ठीक है, बाद में उसको 1992 में संशोधित किया गया। अभी संरचना किया है 5+3+3+4। और FLN का उद्देश्य क्या है? कक्षा 3 तक जो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक लिखने, पढ़ने, बोलने के साथ में गणित में कौशल विकसित करना है। और FLN है मुख्य रूप से निपुण भारत मिशन का एक हिस्सा। तो चलिए अब इसके अलावा क्लास 6 से कोडिंग सीखेंगे, क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन आ जाएगा। इसके अलावा ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, साथ ही एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, प्रयोग के आधारित शिक्षा है, मातृभाषा में शिक्षण प्रणाली है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट है, यानी हर स्टेप पे, हर कदम पे बच्चों को असेसमेंट करते जाएंगे। इसके अलावा 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड है, यानी ये बहुआयामी प्रोग्रेस कार्ड है। हम बच्चों को हर स्टेप में हर दिन उसको निगरानी करके उसको बेहतरीन के लिए तैयार करेंगे। उसके अलावा ये टीचर एक फैसिलिटेटर की भूमिका है, ठीक है, मार्गदर्शक की भूमिका में रहेगा। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट दिया गया है, साथ ही होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट, सही पर सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, ठीक है, जितने सारी चीज़ें, हर चीज़ का उसका डेवलपमेंट करना है। तो यहाँ पे हमको याद रखने के लिए क्या रखना है कि इसकी संरचना को याद रखेंगे 5+3+3+4। FLN कब तक है? क्लास 3 तक, ठीक है, पढ़ना, लिखना और गिनना को सीखने के लिए है। मातृभाषा आधारित शिक्षा ने गतिविधि और अनुभवात्मक अधिगम है। क्लास 6 से कोडिंग और व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया गया है। समग्र विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट है। 21वीं सदी का कौशल है जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन को शामिल किया जा रहा है। अब आता है NEP 2020 आधारित कुछ MCQ है। हॉट्स लेवल, हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल है जो आपको बनाया गया है, साथ में कुछ उत्तर भी दिए गए जैसे NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो चलिए पहले देख लीजिए, 4 ऑप्शंस दिया गया, क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर C होना चाहिए, यानी ये क्या करता है? कौशल या समग्र
समग्र कौशल आधारित एवं गुणवत्ता शिक्षा पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराता है। ठीक है, ये जैसे आप लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले जाना। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं कि NEP 20 संरचना क्या है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है NEP 2020 की संरचना क्या है। P नंबर होना चाहिए 5+3+3+4। अगला है, यदि कक्षा 2 का शिक्षक बच्चों को खेल और गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाता है तो वो NEP 2020 के सिद्धांत का पालन कर रहा है। तो चलिए 4 ऑप्शन हैं कि कौन सा होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा A। ठीक है, यानी क्लास 2 में हम बच्चों को क्या करेंगे, खेल आधारित शिक्षा में हम लोग शिक्षा देंगे। अगला है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी का लक्ष्य क्या है, FLN का लक्ष्य क्या है। तो इसका उत्तर A होना चाहिए, क्लास 3 तक सभी बच्चों को पढ़ने के लिए और गणना की बुनियादी शिक्षा का विकसित करना। चलिए अगला है हमारा 5वां प्रश्न में NEP 2020 अनुसार कक्षा 6 से किसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, देखिए 6 से। इसका सही उत्तर है B नंबर, कोडिंग और व्यावसायिक शिक्षा को शुरुआत किया गया है। अब है कि NEP 2020 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है। NEP 2020 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, क्या होना चाहिए, फैसिलिटेटर, सुविधादाता या मार्गदर्शक की भूमिका में। अगला प्रश्न है कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है अवधारणात्मक समझ और कौशल का मूल्यांकन करना, यानी जो भी हो आपको एग्जैक्टली उत्तर देना है। ठीक है, जैसे आप हमारे देख रहे हैं माई ड्रीम डेस्टिनी हमारे चैनल का नाम है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप इनको जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे तक आपको और भी ऐसी जानकारियाँ देंगे। अगर आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं JETET का तो उनको भी ज़रूर इस लिंक को शेयर करें। ठीक है, हमारा उत्साहवर्धन करें ताकि हम आप तक और अच्छे से अच्छे वीडियो पहुंचा पाएँ। अगर यदि कोई विद्यार्थी भौतिक के साथ संगीत पढ़ना चाहता है तो ये NEP 2020 किस विशेषता को दर्शाता है, तो ये है बहुविषयक, मल्टीडिसिप्लिनरी, एक साथ मल्टीपल चीज़ों को कर सकता है। अगला प्रश्न है NEP 2020 के अनुसार जहाँ तक संभव हो सके कक्षा 5 तक शिक्षा किस भाषा में देने की अनुशंसा की गई है। यह है केवल मातृभाषा के माध्यम से। उत्तर